हेलो दोस्तों, मैं हूं शिमक्रम और आप देख रहे हैं डिजिटल लिटरेचर चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे 9th क्लास के गणित सब्जेक्ट के बारे में। जो फर्स्ट टर्म का आपका एग्ज़ाम होगा उनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम बात करेंगे। या तो आप बोल सकते हैं कि यह जो झारखंड जैक जो है बोर्ड द्वारा जो मॉडल ये किया गया, रिलीज़ किया गया था, दिया गया था, उसी को आज हम जो है सोल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। और ये जो है बहुत काफ़ी स्टूडेंट ने इसका डिमांड भी है और इसको हम पीडीएफ फॉर्मेट को जो है आपको टेलीग्राम चैनल जो मेरा है डिजिटल एडुकेट चैनल के नाम से, उसमें आपको मिल जाएगा। आप जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से मिल जाएगा। पहले क्या करते थे हम, व्हाट्सएप के ज़रिए जो है इसको पीडीएफ देते थे। तो व्हाट्सएप में क्या होता है, बारी बारी से स्टूडेंट को भेजना पड़ता है। तो उससे बेटर है कि टेलीग्राम चैनल में जैसे ज्वाइन कर लीजिएगा तो उसमें आपको पूरा डिटेल जो है मिल जाएगा। सभी के स्टूडेंट को एक ही साथ में मिल जाएगा। हमको सिर्फ एक ही बार पेस्ट करना है, उसमें भेजना है, बाकी सबको तुरंत मिल जाएगा। इसलिए हम उम्मीद रखेंगे कि आप जो है टेलीग्राम चैनल को सब कोई ज्वाइन कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पे 4 दिया गया है, इनमें से कौन परिमेय संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि जो 10/√3 है ये भी परिमेय नहीं है, ये भी परिमेय नहीं है। तो इसका मतलब होगा कि ए नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्नों में से क्या होता है। यानी दो संख्या का दो परिमेय संख्या है तो उनका गुणनफल भी क्या होंगे, परिमेय संख्या ही होंगे। ठीक है, तो इसका भी बी आंसर राइट जाएगा। जीरो किस प्रकार की संख्या है, जीरो आपका परिमेय संख्या है। ना तो ये अवध संख्या में जाएगा, ना तो ये विषम संख्या में जाएगा, ना तो ये अपरिमेय संख्या में जाएगा, तो ये परिमेय संख्या में जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि परिमेय हो अपरिमेय हो सभी संख्या जो है वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। यानी 9-10 तक जितने भी हम संख्या का डिस्कस करेंगे सब कोई वास्तविक संख्या ही होगा। जब हम 11th क्लास में जाएंगे तो तब शुरू होता है मेरा काल्पनिक संख्या। यानी संख्या दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 और 4 के बीच निम्नों में से कौन सी परिमेय संख्या है। 3 और 4 के बीच कौन परिमेय संख्या है, यहाँ पे आपको देखना है। तो 2 पाई तो नहीं होगा। अब 10/3 ये हो सकता है क्या। अब इसको देखिए, बीच मतलब अगर 10 रुपया को हम 3 भाग में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3×3 = 9 और 1 बचेगा, फिर 0 आएगा। यानी 3.3, यानी 3 के बाद आ जाता है, 4 के पहले आ जाता है। तो मतलब हो रहा है कि ये हो सकता है। अब सी नंबर देख लेते हैं। 15 रुपये को अगर 7 भाग करेंगे तो 2 रुपये करके मिलेगा, 7×2 = 14, बचेगा 1। तो ये आपका 3 से पहले आ जाता है। और 11 को 4 से अगर भागा लगाएंगे तो मान के चलिए 4×2 = 8, बचा 3, पॉइंट देंगे, 3 देंगे, 4×7 = 28। तो ये भी आपका 3 के पहले आ जाता है। यानी इसका मतलब हो रहा है कि ये आपका बी नंबर ये आपका राइट आंसर जाएगा 10/3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, यदि 64 का पावर x है और बराबर 8 हो तो x क्या होंगे। x मतलब होता है 64 8 के बराबर तभी होगा, यानी जब उसका स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो x जो है पावर में है तो x का वैल्यू 2 हो जाना चाहिए। ठीक है, ये आपका राइट आंसर जाएगा। अब हम देखेंगे निम्नों में से कौन एक चर वाले बहुपद है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो एक चर में कौन बहुपद है। ठीक है, तो पहला तो बहुपद है लेकिन 2 चर है, ये भी बहुपद है लेकिन इसमें 3 चर है। आपको बोला गया कि एक चर में, तो ये आपका जो है एक चर में बहुपद है। बहुपद का यानी बहुपद का 2x+6 का शून्यंक है। तो 2x+6 का शून्यंक क्या होगा, तो अगर शून्यंक हमको निकालना है +6 = क्या लिखेंगे हम लोग, 0 लिख देंगे। यही तो फॉर्मूला था मेरा। तो अब यहाँ हम लोग लिखेंगे 2x बराबर अगर जाएगा उधर तो -6 हो जाएगा। तो x बराबर मेरा क्या आएगा, -6/2 नीचे आ जाएगा। फिर काटेंगे तो क्या होगा, -3 मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसका जो है बहुपद का शून्यंक 8 नंबर क्वेश्चन, इसका -3 आ जाएगा। ठीक है, 6 को साइड करेंगे तो माइनस, अब 2 से ये करेंगे तो आ जाएगा। बहुपद x⁴ -3x² -5 का घात है। घात मतलब पावर, सर्वोच्च पावर जो होता है उसी को घात बोला जाता है। तो डी नंबर ये राइट आंसर जाएगा, 4 है। यदि px बराबर x-1 हो तो p0 का मान होगा। यानी p0 अगर रखेंगे यानी x का वैल्यू, p0 का अर्थ होता है यानी p और इसमें x है, एक्सपोनेंशियल x है।
यानी उसका चर एक्स है, चर की जगह में आप जीरो डाल रहे हैं, यानी एक्स की जगह में जीरो डालेंगे, तो इसमें अगर जीरो डालेंगे तो -1 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, 2x³ माइनस 5x² माइनस x प्लस 3 में x² का गुणांक है। तो x² का गुणांक कौन है? यहाँ पे x² जो है का गुणांक -5 है, तो ये आपका -5 आंसर जाएगा। ठीक, अब देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। यदि किसी बहुपद px बराबर x⁻31 यानी 31 + 1 हो तो x - 1 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा? तो शेषफल क्या होगा, इसको अगर भागा लगाएं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो एक काम करेंगे, x - 1 जो है इक्वल टू 0 कर ले, तो इसीलिए अगर लिखें तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखेंगे, तो x का वैल्यू 1 रखेंगे, अगर 1 का पावर 31 करेंगे तो 1 ही होगा, +1 जोड़ेंगे तो शेषफल आपका 2 बन जाएगा, 1 1 जोड़ के। ठीक, अगर किसी को समझ में दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर अगर होगा तो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगला जो मॉडल सेट आपके लिए बोलेंगे, इस तरह करके हम काफ़ी आपको मॉडल सेट देंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और पिछले जो साल का मॉडल सेट था वो भी आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सारे वीडियो का हम लिंक दे देंगे। यानी पूरा जो है किताब को क्लियर किया हुआ मेरा इस चैनल में, आप जाकर पूरा किताब के जो है सॉल्यूशन देख सकते हैं। लेकिन आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, तो थोड़ा सा चैनल में देखना होगा। ये चैनल जो है काफ़ी अच्छे चैनल है और इनमें जो है काफ़ी अच्छे अच्छे स्टूडेंट मार्क्स अच्छे लाए हैं। उनका कमेंट देखेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो भी जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, निम्नों में से कौन सा बहुपद द्विबहुपद है? यानी निम्नों में से कौन सा बहुपद द्विपद है? तो द्विपद का अर्थ होता है कि इसमें कौन सा बहुपद द्विपद है। तो द्विपद माने दो गो पद है, तो इसमें अगर देखेंगे तो 3 पद है, इसमें देखेंगे तो 1 पद है, इनमें भी 3 पद है। तो इसका अर्थ होता है कि अगर देखें हम बढ़िया से तो 2 पद सी नंबर में ही है, तो ये आपका राइट आंसर जाएगा। x² माइनस एक्स प्लस 14 का गुणनखंड है, तो इसका गुणनखंड करना होगा 14 का गुणनखंड। तो इसको आप मिडिल फैक्टर कर लीजिए। 14 को अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2 से जाएगा, 7 2 14, 7 और 2 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो x² माइनस 7x माइनस 2x करेंगे और प्लस 14 कर लेंगे। ठीक, 14 कर लेंगे तो ये आपका जो है सॉरी, थोड़ा सा हम रबड़ ले लेते हैं, इधर वाला हिस्सा को हमको ये करना पड़ेगा। अब इसको क्या करना है हमको, देखिए और एक बार हम लिखते हैं बढ़िया से। ठीक है, x² और माइनस यहाँ पे 7x लिखिए और -2x लिखेंगे और यहाँ पे +14 है। अब इन दोनों से हमको क्या खींचना है, x खींचना है, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा -7। अब इन दोनों में से हम 2 खींचेंगे, -2, तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा -7। यानी इसका गुणनखंड जो जाएगा x -7 और यहाँ से हमको बचेगा x और यहाँ से बचेगा -2, तो x -7 और x -2, यानी ये इसका राइट आंसर जो है बी नंबर जाएगा। यहाँ पे आकृति दिया गया है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये 15 नंबर वाला क्वेश्चन होंगे, हो सकते हैं, या तो ये आकृति में दिया गया, बाकी क्वेश्चन नीचे है, तो इस आकृति को आप देख लीजिए आराम से। अब बिंदु बी का निर्देशांक, बिंदु बी कहाँ है देख लीजिए, बिंदु बी यहाँ पे है, यहाँ पे है एक्स का मान -5 है, नीचे वाला एक्स का मान है, ये वाला एक्स का मान है और ये वाला आपका वाई का मान है। तो बी नंबर में एक्स का मान -5 और वाई का मान 2, तो देखना होगा कि एक्स का मान -5 और वाई का मान 2, तो सी नंबर राइट आंसर होगा इसका। 16 नंबर में बोला गया कि निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचान किया गया बिंदु, यानी -3 और -5, तो एक्स का मान -3, तो एक्स का मान -3 आ जाइए। ठीक है, एक्स का मान -3 और वाई का मान भी -5, तो इसमें ई बिंदु है। ठीक है, यहाँ से पहचान जो हो रहा है मेरा ई बिंदु हो रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन का, तो ये बी नंबर जाएगा। ठीक है, डी का भुज, डी का भुज किसको भुज बोलता है, किसको कोटि बोलता है, ये आपको एक बार बता चुके हैं हम लोग वीडियो में। तो इसका डी का भुज क्या होंगे, तो डी बिंदु पहले देख लीजिए, डी का भुज हो जाएगा 6, कोटि हो जाएगा 2, तो डी का भुज हो गया। एच का कोटि, तो कोटि अब देखिए एच कहाँ है, एच 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 एच, हाँ एच का अगर कोटि देखेंगे तो -3 में जाएगा। ठीक है, तो इसका -3 चला जाएगा, यानी इसका भी बी नंबर राइट आंसर।
एम बिंदु, बिंदु एम का निर्देशक, तो एम बिंदु देख लीजिए कहाँ पे है और उसका निर्देशक हमको करना है। तो यानी एक्स का मान जीरो जाएगा ना, सॉरी वाई का मान जीरो, एक्स का मान -3, तो एक्स का मान -3, वाई का मान जीरो, तो एक्स का मान -3 और वाई का मान जीरो, बी नंबर राइट आंसर जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटन बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसको मूल बिंदु कहते हैं या ऑरिजिन कहते हैं। तो यहाँ पे मूल बिंदु या ऑरिजिन है, यानी दोनों जो कटते हैं, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो कटते हैं, तो यहाँ पे इस कटन बिंदु को हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं या ऑरिजिन बोलते हैं। यदि 2,0 रैखिक समीकरण का हल हो तो के का मान क्या होगा? यानी एक्स का मान 2 बैठाइए तो 2 2 4 हो जाएगा, 3 गुणित तो वाई यानी 0 हो जाएगा, वाई का वैल्यू 0 रखा गया है, तो के का मान जो है 4 आ जाएगा, +4। ठीक, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है, दो चर वाले, तो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये आपका जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये मानक रूप है, यानी स्टैंडर्ड फार्मूला है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है। दो चर वाला अगर रैखिक समीकरण हम लेंगे तो उसका ग्राफ कैसा होगा, कैसा ये प्रतीत करेगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ जो है सरल रेखा होगा। कैसा होगा? सरल रेखा होगा। x बराबर 5 y बराबर 2 निम्नों में से किस रैखिक समीकरण का हल है? तो इसमें आपको पहले हल करके देखना होगा, तब जाकर पता लगेगा कि x का वैल्यू क्या है, और यानी इसको अगर रखेंगे तो वो होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे पहला में अगर हम देखें, पहला क्वेश्चन में अगर देखें हम लोग यहाँ पे, तो एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 5 रख देते हैं और वाई का वैल्यू अगर 2 रखते हैं, तो 2 2 4 और 5 9, तो ये सही नहीं है। अगर बी नंबर में हम ट्राई करेंगे तो एक्स के वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 × 5 यानी 25, और वाई का वैल्यू रखेंगे 4, तो 2 2 4 और 2 रखेंगे तो 2 2 4 होगा, तो 25 और 4 29, तो ये भी सही नहीं है। सी नंबर में रखते हैं एक्स का वैल्यू 5 और वाई का वैल्यू 2, जोड़ेंगे तो 7, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रैखिक समीकरण, रैखिक जो समीकरण है यहाँ पे 2x + 3y = 12 का एक हल है, यानी इसका जो है एक हल होगा, यानी इसका वैल्यू होगा। तो अगर देखें हम लोग तो 2 2 4 और 3 4 12, यानी 2 2 4 और 3 3 9, तो 4 और 9 में कितना होता है? 12 हो जाता है। और 3 2 6 और 3 4 12, ये भी नहीं होगा। 3 2 6 3 2 6, ये भी हो सकता है। तो दो नंबर अगर देखते हैं, ये नंबर देखते हैं तो 2 2 4, देखिए ये नंबर में एक्स का हम मान रखेंगे तो 2 2 4 हो गया, और 3 वाई का वैल्यू 3 रखेंगे, 3 3 9, 4 और 9 कितना होता है? 4 और 9 13 हो जाता है, तो इसमें आपका 12 आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है बी जाएगा। बी वैल्यू जो है आप रख दीजिए, एक्स के जगह में 3 और वाई के जगह में 2, तो आपका 12 आ जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यदि बिंदु 2,3 और यहाँ पे x + y बराबर के द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है, तो के बराबर प्रश्न चिन्ह हो, यानी के क्या हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा, यानी x और y का मान रख देंगे तो जोड़ दीजिए। x का मान आपका क्या है? ठीक है, x का मान आपका 2 है। पहले वाला मान हमेशा x का मान होता है, सेकंड वाला जो मान होते हैं, यानी यहाँ पे वो आपका सेकंड वाला मान, पहला वाला मान आपका x का और सेकंड वाला मान y का। तो यहाँ पे x और y को मान रखिए, तो बीच में प्लस है, जोड़िए तो 5 हो जाएगा, यानी के का मान 5 हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। देखिए रैखिक समीकरण 4x + 3y = 12 का आरेख x अक्ष के बिंदु, x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा? यानी x का यहाँ पे जो ये है 4x और 5 यहाँ पे है, तो x आरेख में किस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करेंगे? तो ये एक जाहिर सी बात है कि इसमें कैसे आपको ये करना होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको लिए टफ लग रहा है, लेकिन ये बहुत इजी मैथ है, इसको अगर हल कर लेंगे तो भी हो जाएगा। या तो आप नीचे 12 से अगर भाग दे देंगे तो हो जाएगा आपका, नीचे 12 से भाग दे देंगे तो 12 से भाग दे देने पर क्या हो जाएगा? आपका उधर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 4x/12 हो जाएगा, और यहाँ पे +3y/12, और उधर आपका आ जाएगा बराबर 1, तो ये आपका ग्राफ जाएगा। अब यहाँ पे x 3 हो जाएगा, यानी x/3, और यहाँ पे कटेगा तो 4 हो जाएगा, यानी x का मान 3 और y का मान 4, x का मान 3 3
और y का मान 0। तो इस जगह से जो है x अक्ष को प्रतिशत कर सकते हैं। तो x अक्ष को आपका 3 में प्रतिशत करेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर C हो जाएगा। अगर बोलेगा कि y अक्ष में किस जगह प्रतिशत कर सकते हैं, तो y में यहाँ पे है ही नहीं, y में 4 पर प्रतिशत कर रहा था। 60 डिग्री का पूरक मान यानी पूरक कोण का मान क्या है? 60 डिग्री यानी दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री होना चाहिए। या तो आप 90 से 60 को घटा दीजिए तो आराम से निकल जाएगा। यानी पूरक का अर्थ होता है कि दो कोणों का योग अगर 90 होते हैं तो दोनों में से कोई एक कोण दूसरे कोण के पूरक कोण बनते हैं। तो इसका पूरक कोण आपका 30 डिग्री जाएगा। वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम होता है उसे कहलाता है। तो उसे अधिक कोण कहलाता है, ठीक है। 0 से 90 के बीच होने पर न्यून कोण कहता है। अगर 90 डिग्री के बराबर होते हैं सरल कोण कहते हैं, 100 डिग्री के बराबर होते हैं तो सरल कोण कहते हैं, और 90 से 180 के बीच होते हैं तो उसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक हो। यानी ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है आपको टफ लगेगा। देखिए और एक बार पढ़ते हैं। उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण की यानी पूरक कोण की तो यानी पूरक कोण की तो देखिए कैसे, तो पूरक कोण होगा यानी 90 डिग्री माइनस थीटा कर दीजिए, पूरक कोण की आधे से 30 डिग्री अधिक होगा, आधे से 30 डिग्री अधिक, यानी इसको आधा कर दीजिए से 30 डिग्री कितना अधिक हो जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री अधिक, आधे से 30 डिग्री अधिक पूरक कोण के, तो वो कोण कितना डिग्री होंगे, ठीक है। तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं कि अगर इसको गुना करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब 60 को इधर लाएंगे तो 30 और थीटा यानी इसका मान 30 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री? 30 डिग्री, ठीक। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दी गई आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसको एक बार ड्रॉ कर लीजिए, या तो फिगर होगा नीचे शायद देख लीजिए, हाँ नीचे फिगर दिया गया है। तो ए बी और सी डी दोनों देख लीजिए, ए बी और सी डी दो रेखा एक दूसरे को ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। कोण ए ओ सी ये कोण का मान दिया गया है, ठीक है। इस कोण का मान ए ओ सी का मान दिया गया है, ए ओ सी और बी ओ डी का जोड़ दिया गया 70 डिग्री, और आपको निकालना है सी ओ ई यानी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री से 170 डिग्री बाद दीजिए, 70 डिग्री बाद दीजिए तो 110 डिग्री हो जाएगा, यानी बीच वाला कोण का मान 110 डिग्री आ जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दी गई आकृति में ए बी समानांतर सी डी, तो एक्स और वाई का मान यानी जोड़ दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मान आएगा। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे का बराबर होते हैं। ये आपका एकांतर अंत कोण है, यानी दोनों कोणों का मान बराबर होंगे। तो वहाँ पे अगर देखेंगे ये दोनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो 50, तो इसका मतलब हो रहा है कि 130 और इधर भी 130 तो 260 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 260 यहाँ पे डी नंबर में, तो डी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, इन त्रिभुज के अगर तीनों कोण हैं तो उनका योग कितना डिग्री होते हैं, तो ये हम लोग बचपन से सीखे आते हैं 180 डिग्री होते हैं। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं? किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक एक ही समकोण हो सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, तो दो कोण में अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो तीसरा कोण क्या लेगा, तो इसलिए एक कोण अधिक से अधिक समकोण हो सकते हैं। अब 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, यस इस सब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगेगा आपको। यदि ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर, सी ए बराबर पी क्यू हो तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर नाम देख लीजिए, कोई एक त्रिभुज लीजिए ए बी सी, ठीक। ए बी सी ले लिए, सभी में ए बी सी होना चाहिए, तो ए बी सी किसी में नहीं सिर्फ एक में ही है। तो यहाँ पे ए के जगह में जो है वहाँ पे क्यू के जगह में ओ होना चाहिए। तो पहले ये होगा तो पहले क्यू होना चाहिए, तो ये नंबर गलत हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले में ये है तो यहाँ पहले क्यू है, सॉरी ठीक पहले क्यू है, तो ए के जगह में क्यू होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना होगा। बी के जगह में पी होना चाहिए, और सी के जगह में आपको क्यू होना चाहिए, सी की जगह में, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अगर मान के चलिए पी क्यू आर कहीं पे है, पी क्यू आर देखिए, ठीक है, पी
तो यहाँ पे ये होना चाहिए था फर्स्ट में। अब क्यू है बीच में, तो बी के बराबर क्यू है क्या? नहीं, ए की जगह में सॉरी, देखिए ए की जगह में क्यू है, तो ये कहाँ पे बीच में है? क्यू यहाँ पे बीच में है, तो यहाँ पे ये बीच में होना चाहिए था, तो यहाँ में नहीं है, ये यहाँ पे बीच में है, तो ये बीच में है, तो हमको यहाँ पे क्यू बीच में होना चाहिए था। अच्छा चलिए अगला टर्म देख लेते हैं, बी सी बराबर पी आर। बी पहले है तो पी पहले होना चाहिए, बी पहले है तो पी पहले होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको जो है ड्रॉ करके मिलाना पड़ेगा या ऐसे। तो हमको जहाँ तक अभी मिल रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे कोई इसमें मैच नहीं हो रहा है। अगर होगा तो अब देख लीजिएगा, हमको भी लग रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। निम्नों में से कौन त्रिभुज का सर्वांग समता की कसौटी नहीं है? तो एस ए एस साइड एंगल, साइड ये होगा, साइड साइड एंगल ये भी होगा, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल ना, ये नहीं होगा, साइड साइड वाला तो है, तो बी नंबर नहीं है। दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि उन त्रिभुजों के दोनों कोणों के युग्म बराबर हो तथा वह त्रिभुज जिस पर दोनों कोण बने रहे बराबर हो, किस प्रकार सर्वांग सम होंगे? तो दो कोण बराबर है, दोनों कोण और उनके बीच वाला जिन पर कोण बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि एंगल साइड एंगल, यानी ये नंबर राइट आंसर जाएगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है, तो आप जानते हैं कि एक त्रिभुज अगर है, इसको हम आराम से अपने मन से बना लेंगे, तो ये कोण एक कोण एक कोण तीनों कोण बराबर है, तो तीनों कोण यानी एक्स 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 बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री कर दीजिए। ठीक है, तो 180 डिग्री कर देंगे तो 3x बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। अब 3x का मान हमको निकालना है, तो 180 डिग्री को हम लोग 3 से भगा देंगे तो 60 डिग्री, यानी ये नंबर राइट आंसर जाएगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होता है। तो एस 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 यानी साइड साइड साइड। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन जो है, आकृति में त्रिभुज बी ओ सी, इसको देख लीजिए, बी ओ सी। ठीक है, बी ओ सी, बी ओ सी, ये बीच वाला कोण, ठीक है, बीच वाला कोण बी ओ सी, और कोण ए ओ डी सर्वांग समता के किस नियम से सर्वांग सम होते हैं? तो अगर देखा जाए तो ये अगर समानांतर है, ये समानांतर है, ठीक है, ये आपका ये दिया गया है कि बराबर है, ये भी ये बराबर है, ठीक है, और ये 90 डिग्री कोण दिया गया है, तो एक कोण 90 डिग्री और उसका कर्ण, रुक जाइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, कि त्रिभुज त्रिभुज तीन त्रिभुज है बी ओ सी, और सर्वांग सम किस नियम के साथ सर्वांग समता है? तो 90 डिग्री हर साइड और उसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, यानी एक RHS नियम से, यानी इस नियम से जाएगा, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री मान देगा, एक भुजा मिला हुआ है, तो इसका मतलब हो रहा है कि ये RHS के अनुसार जाएगा। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो लाइक कर दीजिए, और जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा, दिक्कत हो रहा है कि और क्लियर करके हमको बनाना पड़े, तो और क्लियर करके हम बना के देंगे अगला वीडियो। तो इस वीडियो में ही तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।